वेलकम है गाइस आप सबका आज की इस वीडियो में। और सबसे पहले हम रेसलमेनिया 40 की टिकट सेल्स के बारे में बात करते हैं। तो भाई टिकट्स की क्या प्राइस होने वाली है, तो भाई आप देख सकते हैं यहाँ पर जो टिकट्स हैं वो $40 से शुरू हो रही हैं और जो हाईएस्ट प्राइस है वो $10,000 है भाई, जो लाखों में मनी बनती है। तो भाई इधर से आप अंदाज़ा लगाएंगे भाई जो WWE के फैंस होते हैं, जो वाकई भाई फैंस होते हैं, वो कितने पैसे खर्चते हैं और उसके बाद भाई वो WWE का एक इवेंट देखने को आते हैं। तो भाई आपको क्या लगता है ये जो टिकट सेल्स है $40 से शुरू हो रही है और भाई $10,000 तक जा रही है, आपको लगता है क्या ये वर्थ इट है? आप इसके बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। अगली स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं और अब हम टैग टीम डिवीजन के बारे में बात करते हैं। तो भाई टैग टीम डिवीजन में फिलहाल इतना कुछ चल नहीं रहा, लेकिन 3 टैग टीम्स है जिसको WWE फ्यूचर के अंदर अपॉर्चुनिटीज देना चाहती है और वो 3 नाम है स्ट्रीट प्रॉफिट्स, इंपीरियम एंड LWO। और भाई 2 यहाँ पर जो टीम्स है वो स्मैकडाउन से। और भाई मैं बात करूंगा यहाँ पर जब से केविन ओवेंस और सैमी ज़ेन चैंपियन बने हैं तो भाई स्मैकडाउन में वो ज़्यादा अपीयर हुए नहीं है, मंडे नाइट रॉ में ही वो अपीयर होते हैं। सिर्फ प्रिटी डेडली के साथ उनकी जो एक मैच हुआ था वहाँ पर मैंने देखा था कि भाई वो फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में आए थे, उसके अलावा इतनी वो अपीयरेंस अपनी करते नहीं है। तो भाई अब ये जो 3 टीमें मैंने आपको बताई हैं इनमें से 2 टीम फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन की हैं। तो अब मुझे लगता है भाई अब आने वाले टाइम में शायद हमें केविन ओवेंस सैमी ज़ेन की ज़्यादा अपीयरेंसेस स्मैकडाउन में भी देखने को मिल सकती हैं। और अगर वो स्मैकडाउन में आ रहे हैं तो उनका शायद भाई ब्लड लाइन के साथ भी कोई हमें इंटरेक्शन होता हुआ दिखाई दे सकता है। अगली स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं और भाई डॉल्फ ज़िगलर, इनको हमने काफ़ी देर से नहीं देखा, तो अब भाई जो क्रिएटिव टीम है वो डॉल्फ ज़िगलर के बारे में कुछ सोच रही है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि भाई इस पूरे साल में अभी तक डॉल्फ ज़िगलर के साथ कुछ भी नहीं किया गया। और भाई डॉल्फ ज़िगलर एक ऐसा सुपरस्टार है भाई, वो रिंग के अंदर काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, उनके काफ़ी मोमेंट्स हैं जो कि हम आज तक याद रखते हैं, जैसे कि उनका मनी इन द बैंक कैश इन था वो भाई कितना बढ़िया था। उसके अलावा सर्वाइवर सीरीज़ का वो अथॉरिटी के साथ मैच, वो तो भाई किसी को भी अभी जो है वो अभी तक भूला नहीं होगा। तो भाई जब डॉल्फ ज़िगलर के ऊपर टाइम आता है तो भाई वो काफ़ी अच्छा काम करके दिखाते हैं, लेकिन WWE पता नहीं भाई उनके ऊपर क्यों जो है वो इन्वेस्ट नहीं करती। तो भाई काफ़ी वो डिजर्विंग सुपरस्टार है और अभी फिलहाल तो भाई मुझे पता भी नहीं, वैसे भाई याद नहीं कि वो रॉ पे हैं स्मैकडाउन पे हैं, लेकिन भाई ऐसा बताया जा रहा है कि WWE कंसीडर ज़रूर कर रही है कि कुछ ना कुछ डॉल्फ ज़िगलर के साथ जो है वो करना चाहती है। अगली स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं और भाई एक सुपरस्टार मिसिंग हो गया है और मैं बात यहाँ पे कर रहा हूँ जॉनी गारगानो की। तो भाई यहाँ पर एक वीडियो वायरल हो रही है जहाँ पर जो टोमासो चिएम्पा है वो बैक स्टेज पर जाके सब सुपरस्टार से पूछ रहे हैं कि भाई एक बंदा है जो कि मिसिंग है, और भाई यहाँ पर वो उसको अपना बेस्ट फ्रेंड कह रहे हैं और भाई यहाँ पर जॉनी गारगानो की वो बात कर रहे हैं। तो भाई वो जो हम DIY के रीयूनियन की बात कर रहे थे, तो भाई जब भी जॉनी गारगानो आएंगे तो भाई वो चीज़ हमें देखने को मिल जाएगी। और वैसे ही भाई अभी जो टोमासो चिएम्पा है इतना वो खास कर नहीं रहे, तो मुझे लगता है कि भाई अगर टोमासो चिएम्पा के साथ जॉनी गारगानो को पेयर कर दिया जाता है तो भाई इस टीम के अंदर काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है। और अगर भाई केविन ओवेंस ज़्यादा देर तक इंजर रहते हैं तो मैं भी दोस्तों उनको मैच के अंदर लेके आया जाए, लेकिन भाई उनसे सिर्फ टाइटल लेने के लिए उनको लेके आया जाए, इतना कोई वो खास कंपीट ना करे उस मैच में, और जो टाइटल है वो टोमासो चिएम्पा और जॉनी गारगानो को वो अपना मतलब के दे दे। अगली स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं और भाई बॉबी लैशली और स्ट्रीट प्रॉफिट्स, इनकी जो टीम है उसके अंदर एक और मेंबर है जो कि हमें बहुत जल्द ऐड होता हुआ दिखाई दे सकता है। भाई इसका नाम क्या है ये तो नहीं पता, लेकिन भाई ऐसा बताया जा रहा है कि कोई अफ्रीकन अमेरिकन NXT स्टार है जो कि इनकी टीम को ज्वाइन करने वाला है। अब भाई मैं NXT इतना नहीं देखता, 2 नाम मेरे जहन में आ रहे थे, ट्रिक विलियम्स और दूसरे हमारे NXT चैंपियन कार्मेलो हेज, लेकिन भाई ऐसा रिपोर्ट्स में आया था कि ये दोनों नहीं होने वाले। और उसके अलावा भाई मेरे जहन में तो कोई नाम नहीं, मैं क्योंकि NXT देखता नहीं हूँ, तो कोई अगर आपकी प्रेडिक्शन हो तो भाई आप इसके बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगली स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं और अब भाई हम बात करते हैं रोमन रेंस के बारे में। तो भाई सर्वाइवर सीरीज का पोस्टर मैंने आपको कुछ दिनों पहले दिखाया था जहां पर रोमन रेंस फीचर नहीं किए गए थे, लेकिन अब भाई जो रिपोर्ट्स हैं वो पॉजिटिव है इसके बारे में और बताया जा रहा है कि सर्वाइवर सीरीज के अंदर रोमन रेंस आने वाले हैं। अब उनका मैच क्या होगा, क्या सेथ रोलिंस के साथ होगा, क्या कोई टैग टीम मैच होगा, क्या वो अपनी चैंपियनशिप डिफेंड करेंगे, अभी इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन रोमन सर्वाइवर सीरीज में आने वाले भाई रोमन रेंस के बारे में, उनके कॉन्ट्रैक्ट के बारे में भाई एक काफी बेकार चीज है जो कि भाई हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगली स्टोरी जुड़ी है हमारे 16 टाइम वर्ल्ड चैंपियन जॉन सीना से। तो भाई आप ट्वीट में यहाँ देख सकते हैं रेफसल ओप्स की कि जॉन सीना's appearance occupied 6 out of the 10 most viewed videos in the history of WWE's official YouTube channel, a combined of पता नहीं भैया कितने व्यूज है भाई, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहे, बिलियन में व्यूज हैं। तो भाई आप देख सकते हैं भाई वो बता रहे हैं कि भाई 10 में से 6 वीडियोस जो WWE की टॉप 10 है उनमें जॉन सीना अपीयर हुए हुए हैं। तो भाई आप इधर से देख सकते हैं कि जॉन सीना कितना ज़्यादा पॉपुलर है और भाई कितना फ़ायदा वो WWE का दिखाते हैं। तो भाई जॉन सीना ऑलवेज रॉक्स। अगली स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं और भाई सेथ रोलिंस और नाकामुरा, इनकी स्टोरी लाइन हमने देखी और भाई यहाँ पर हमने दिखाया मंडे नाइट रॉ में भाई सेथ रोलिंस को फिर से भाई जो नाकामुरा है वो मार के चले गए। तो भाई विंस रूसो ने इस सेगमेंट को काफ़ी क्रिटिसाइज किया और उन्होंने कहा कि भाई लास्ट वीक क्या होता है, सेथ रोलिंस आता है और उसको भाई यहाँ पर एक मतलब के स्किन शास्ता पड़ता है शिंसुके नाकामुरा की तरफ से, और इस वीक वो जब आता है तो वो क्या करता है, वो भाई यहाँ पर ग्लासेस पहन कर आता है, मतलब उसने उससे बदला लेना है, लेकिन भाई वो यहाँ पर ग्लासेस पहन के आ रहा है और नाचते गाते हुए आ रहा है। तो भाई उनकी ये समझ में नहीं आया कि भाई ये किस तरह की चीज़ है
है, तो उन्होंने यहाँ पर भाई उनको एस क्लाउन करके पुकारा। उन्होंने कहा कि भाई होना क्या चाहिए था कि सेथ रॉलिंस यहाँ पर भाई काफ़ी एंग्री मोड के अंदर आता और उसके बाद कोई ऐसी चीज़ दिखाई जाती कि उनको जो नाकामुरा है वो भाई मार देते या जो भी करते हैं, या वो आते साथ ही भाई उनको पंच करते और इस तरह से भाई इनकी कोई ब्रॉल वगैरह हमें दिखाई देती। तो उनको ऐसा लगता है कि भाई इस तरह से चीज़ों को ज़्यादा आप जो है वो एग्रेसिव कर सकते थे, ना कि ऐसे कि भाई जो सेगमेंट भी हुआ था वहाँ पे भाई नाकामुरा ने भी इतना हास आके कुछ बताया नहीं, भाई वो अपना जैपनीज में ही लगे थे। तो उनको ऐसा लगता है कि भाई अगर WWE इस तरह से लेके चलेगी तो इस स्टोरी लाइन में इतना कोई मज़ा नहीं आने वाला। तो भाई आपको क्या लगता है सेथ रॉलिंस, क्या भाई अब जो सेथ रॉलिंस हैं उनको अपने करैक्टर में कुछ चेंज करना चाहिए? वो हर टाइम मतलब मजाक में ही होते हैं, तो क्या भाई अब उनको वो एग्रेशन लेके आना चाहिए जो कि एग्रेशन उनके अंदर मिसिंग है? क्योंकि अभी भाई जो उनके सुपरस्टार्स आए हैं वो कोई इतने बड़े नहीं आए भाई। अगर कल को ब्रॉक लेसनर जैसा सुपरस्टार आ जाता है उनको चैलेंज करने, तो भाई क्या सेथ रॉलिंस अगर इस तरह का अपना करैक्टर लेके चल रहे होंगे और नाच गा रहे होंगे तो क्या वो चीज़ सूट करेगी? तो भाई आपको क्या लगता है, आप इसके बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। कोडी रोड्स के बारे में बात करते हैं, तो भाई ब्रॉक लेसनर को तो उन्होंने हरा दिया, तो अब भाई आगे जो कोडी रोड्स है उनकी कोई डायरेक्शन नज़र नहीं आ रही। अभी वो जो जजमेंट डे है तो भाई उनके साथ वो किसी ना किसी तरह की स्टोरी लाइन के अंदर है। तो अब भाई जो फ्यूचर है कोडी रोड्स का उसके ऊपर काफ़ी बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि भाई उनका नेक्स्ट ओपोनेंट कौन होने वाला है। तो भाई ऐसा रिपोर्ट्स में आ रहा है कि जो कोडी रोड्स हैं उनका नेक्स्ट ओपोनेंट होने वाला है मिस्टर मनी इन द बैंक डेमियन प्रीस्ट। तो भाई डेमियन प्रीस्ट हैं जिनको कोडी रोड के साथ अब एक फ्यूड मिलेगी। तो अब भाई पता नहीं भाई इस फ्यूड के अंदर क्या एक मैच होगा, दो होंगे, तीन, क्योंकि पहले भी हमने देखा डोमिनिक के साथ एस था, लेकिन भाई मुझे लग रहा है कि भाई काइंड ऑफ यहाँ से थोड़ा सा डाउनग्रेड हुए हैं कोडी रोड्स कि अब वो एक सेकेंडरी सी फ्यूड में जो है वो आ गए हैं। तो मुझे नहीं पता क्योंकि भाई जो मेन मेंबर है जजमेंट डे का वो फिन बैलर हैं और भाई फिन बैलर को तो यहाँ पर उन्होंने मंडे नाइट रॉ में ही हरा दिया। तो मुझे नहीं लगता कि भाई डेमियन प्रीस्ट भी उनके सामने उतरते हैं, तो इतना भाई कोई वो थ्रेट पोज करने वाले हैं। तो भाई आपको क्या लगता है कोडी रोड्स वर्सेस डेमियन प्रीस्ट, क्या ये वर्थ है कि भाई ये हमें नेक्स्ट पेपीवी में देखने को मिले? तो आप इसके बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। आज का वो दिन है भाई जहां पर समर स्लैम 2004 हुई थी और रैंडी ऑर्टन हमारे यंगेस्ट वर्ल्ड चैंपियन बने थे एट द एज ऑफ 24। तो भाई आज ये काफ़ी बड़ा दिन है जहां पर भाई सब रैंडी ऑर्टन को याद कर रहे हैं और हम तो भाई वैसे भी उनको याद कर रहे हैं कि भाई वो बहुत जल्द अपना रिटर्न करें, जो कि फिलहाल में भाई पता नहीं लग रहा कि भाई कब होने वाला है, लेकिन हम होप करेंगे कि बहुत जल्द रैंडी ऑर्टन हमें फिर से रबी की रिंग में दिखाई दें। आज की फाइनल स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं और अब हम रोमन रेंस के कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करते हैं जो कि भाई एक बुलशिट है। तो भाई अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स ऐसा बताया जा रहा है कि भाई रेसलमेनिया 40 जो कि नेक्स्ट ईयर होने वाली है वहां पर रोमन अपनी सबसे पहले तो भाई अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप को डिफेंड करेंगे। अब अगर तो वो जीतते हैं या हारते हैं भाई इससे कोई भी कंसर्न नहीं है, लेकिन उनका जो नेक्स्ट ईयर का शेड्यूल होने वाला है वो काफ़ी लाइट होने वाला है। और भाई ऐसा बताया जा रहा है कि नेक्स्ट ईयर जो बैकलैश है शायद वो 2024 का लास्ट मैच हो रोमन रेंस के लिए। तो भाई बैकलैश जो कि रेसलमेनिया से अगला पीपीवी होता है, मतलब अप्रैल के मंथ में, तो मई के शुरू में भाई बैकलैश यहाँ पर होता है। तो मई से लेके पूरा अगला जो 2024 का साल है वो रोमन रेंस मिस करने वाले हैं, क्योंकि भाई रोमन रेंस को यहाँ पर भाई प्रोजेक्ट है, मतलब फिल्मिंग वगैरह के लिए भाई उनको जाना है, जहाँ पर उनको काफ़ी भाई यहाँ पर एक मेजर रोल दिया गया है। तो इस वजह से जो रोमन रेंस है वो नेक्स्ट ईयर हमें बैकलैश के बाद शायद भाई दिखाई ही ना दें, और ये इसलिए भी वो करना चाहते हैं क्योंकि भाई जो हमारे ऊसोज हैं उनको वो ओवर करना चाहते हैं, उनको वो एक अच्छा बेबी फेस बनाना चाहते हैं जब तक वो नहीं होंगे, और उसके अलावा जो हमारे सोलो स्को हैं उनको एक मॉन्स्टर हील वो बनाना चाहते हैं। तो इस तरह से भाई रोमन रेंस हमें आने वाले टाइम में 2024 में भाई बैकलैश के बाद उनकी कोई भी अपीयरेंस ना दिखे, जो कि भाई काफ़ी एक बुरी चीज़ है। अब भाई अगर बैकलैश उनकी लास्ट अपीयरेंस है और उसके बाद वो 2024 में आने ही नहीं वाले, तो भाई ऐसे में उनकी जो टाइटल रेन है वो काफ़ी ख़तरे में है। लेकिन भाई ऐसा भी बताया जा रहा है कि जो पॉल हेमन और रोमन रेंस है वो इन चीज़ों को काफ़ी अच्छे तरीके से देख रहे हैं, और भाई जब तक उनको कोई बंदा नहीं मिलता जो कि भाई इतना क्रेडिबल हो, तो भाई तब तक वो रोमन रेंस के हाथ से चैंपियनशिप नहीं लेने वाले। अब चाहे रोमन रेंस को मई से दिसंबर तक या भाई पूरा 1 साल या पूरे 2 साल भी ब्रेक लेने पड़े, तब तक भाई ये चीज़ नहीं होने वाली जब तक उनको कोई ऐसा अपोनेंट नहीं मिल जाता जो कि उनको लगे कि भाई उसी तरह से लेगेसी को लेकर चल सकता है जैसे कि रोमन रेंस लेके चल रहे हैं। तो भाई देखते हैं कि फ्यूचर क्या होता है रोमन रेंस का, और 2024 साल रोमन रेंस के लिए कैसा होता है, रोमन रेंस के फैंस के लिए कैसा होता है, और रोमन रेंस की अनडिस्प्यूटेड टाइटल रेन के लिए कैसा होता है। तो भाई आज की वीडियो यही तक थी, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।